Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapo Romer, your chemistry educator and आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 which is केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल में आपको वन शॉट डिटेल वीडियो मिल जाएगा जो कि मैंने कवर किया होगा अराउंड 2-3 आवर्स के आसपास। ठीक है, तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन कंसिडर दैट वीडियो। एंड अगर आपको रैपिड फास्ट पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं एंड आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए चैप्टर का, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रैपिड रिवीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसको ताकि हम बहुत इजीली और जल्दी समझ पाए इसलिए मैंने समराइज करके फ्लो चार्ट टाइप का बनाया हुआ है, तो इससे आप समझो जल्दी से। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में लग रहा होता है टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सो यस, अब केमिकल बॉन्ड के लिए एक थ्योरी आई, सबसे पहले कॉजल लुइस अप्रोच आया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे किसी भी एटम का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स एटम में ना जो भी वैलेंस शेल होती है बॉन्डिंग के टाइम पे केवल वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो एटम है उसके जितनी भी वैलेंस शेल को छोड़ के जितना हिस्सा बचा उसे आप बोलते हो कर्नल, एंड जो बाहर वाली शेल होती है उसे आप बोलते हो वैलेंस शेल। एंड बॉन्डिंग के टाइम पे यही वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब आप इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप उस टाइम पे किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाते टाइम उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन शो करोगे, तो इसे बोला गया कि ये है हमारा कॉजल लुइस अप्रोच। ठीक है, देन उसके बाद ऑफ कोर्स और भी थ्योरी आई, ऑक्टेट थ्योरी वगैरह, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लगाई हुई है ताकि सारी थ्योरीज का एक साथ आपको फ्लो चार्ट समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। यहाँ पे 2 नॉन मेटल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में पेयरिंग करी, या आप बोल लो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी। एंड ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में लग रहा होता है? ये 2 नॉन मेटल्स के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। ये लगता है एक यू कैन से मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, यहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटालिक एटम से नॉन मेटालिक के पास। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो ये है आयनिक बॉन्ड। यहां पे चार्जेस होते हैं तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, और ऊपर क्या होता है? ऊपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवैलेंसी होती है जहां पे वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होता है, सेंटर में एक ऑक्सीजन होता है। 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इस वाटर में कभी कोई H+ आ जाए, मतलब हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो इस टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन को दे देगा। तो एक एरो से आप यहाँ पे एक शो करते हो इसे, और इसे ही आप बोलते हो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एलिमेंट ने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H+ को दे दिया, तो इसे आप बोलते हो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट होता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? अगर मैंने बोला 1 मोल NaCl जो सॉलिड स्टेट में है, 1 मोल NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसे तोड़ो। तो इसको तोड़ने के लिए जब आप Na गैसियस और Cl2 गैसियस फॉर्म में बनाओगे तो जो एनर्जी लगेगी उसे ही आप बोलते हो लैटिस एंथैल्पी। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि आप कंप्लीटली 1 मोल सॉलिड को सेपरेट कर पाओ उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो उसे आप बोलते हो लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी करोगे तो भी ये लैटिस एंथैल्पी ही कहलाई जाएगी। देन आते हैं हमारे लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स। मैंने बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाया हुआ है, हर एक स्ट्रक्चर समझाए हुए, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट। अगर आपको जनरल जानना है तो आपको लुइस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए 4 फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो एक रफ स्ट्रक्चर बना के, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लगा के एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हो, स्केलेटन स्ट्रक्चर। एंड सबसे पहले उसमें Q की वैल्यू निकालते हो जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करते हो जितना भी नेगेटिव चार्ज है एंड सब्ट्रैक्ट करते हो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से आपको Q की वैल्यू निकल के आ जाती है। देन उसके बाद आप बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, रफ स्ट्रक्चर में जो भी आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देन आप लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालोगे जो कि होता है
क्यू में से माइनस कर देना बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, क्यू में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जो भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आया उसे माइनस कर देना। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखना, जो भी आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो दो तरीके से काम आएंगे, या तो वो लोन पेयर फिल करने के काम आते हैं, या तो फिर वो किसके काम आते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। सो यस, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज बेसिकली ओवरऑल स्पीशीज पे कुछ चार्ज लगा होता है, वो चार्ज किस वाले एटम पे जाने वाला है, सेंट्रल एटम पे जाएगा या कॉर्नर एटम्स में जाएगा या कौन से एटम में जाएगा जो चार्ज है, तो उसे आप बोलते हो ओवरऑल निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज आप बेसिकली निकालते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कॉर्नर एटम्स में कहां पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। जनरली पॉजिटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम को देते हो और नेगेटिव चार्ज आप किसी कॉर्नर एटम में लगाते हो, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, फिर माइनस करना जो भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो ये आपका फॉर्मल चार्ज निकल के आ जाएगा। कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं जिसमें से पहला होता है बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के बीच में जो अच्छा देखो, बॉन्ड एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दो एटम्स के बीच की सेंटर से सेंटर तक की जब आप डिस्टेंस देखोगे, जितने क्लोज वो आ सकते हैं उतना क्लोज रख दिया, है ना, मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की, एंड उनके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को आपने बोल दिया वो है उसकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल क्या होता है? अच्छा, बॉन्ड लेंथ में एक और चीज, कोवेलेंट रेडियस जो होती है, कोवेलेंट की जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि कोवेलेंट में ऐसे आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है ना। देन उसके बाद मेटालिक एंड देन उसके बाद अपना वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? वाटर हमें लगता है एक H, एक ऑक्सीजन, एक H ऐसे लगा होगा, बट एक्चुअली वो 104.5 डिग्री के कुछ एंगल में लगा होता है। तो ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, है ना, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है। तो यहाँ पे जो एंगल हुआ, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के बीच का यू कैन से एंगल हुआ, क्योंकि बॉन्ड तो कुछ होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसके एंगल को आप बोल रहे हो कि वो होता है उसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड इंथैल्पी या आप बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है दैट इज अपना बॉन्ड इंथैल्पी। देन आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, तो वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। देन आता है बॉन्ड पोलैरिटी, है ना, डाइपोल मोमेंट जिसके लिए आप निकालते हो। तो बेसिकली हर एक जो एटम है उसमें बॉन्ड पोलैरिटी कितना पोलर है, कितना कौन सा कैरेक्टर है। हर बॉन्ड में यू कैन से आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर होते हैं, बस किसी में कोवेलेंट ज्यादा होता है, किसी में आयनिक ज्यादा होता है। तो उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास चार्ज आता है, जो भी अपना डाइपोल मोमेंट निकलता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पाई बॉन्ड जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डीलोकलाइज्ड स्टेट में होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो हमारे डिफरेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें आप बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे अगर आप ओजोन को ही देख लो, O3 को, तो पहले एक सिंगल बॉन्ड आप ऑक्सीजन में पहले एक ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड और दूसरे में डबल बॉन्ड दिखाया। फिर हमने देखा ये जो डबल बॉन्ड है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज स्टेट में, तो ये डबल बॉन्ड दूसरी जगह लग गया, इधर वाले ऑक्सीजन के बीच में लग गया, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसके ये होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और एक्चुअली में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कहता है कि वो जो डबल बॉन्ड है ना वो इधर भी लग रहा है और हल्का हल्का सा इधर भी लग रहा है, तो डॉटेड लाइन से इसको आप शो करते हो। ये हो गया अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देन आता है फजान्स रूल्स। व्हाट इज फजान्स रूल? कोई भी एटम में ना ही तो पूरी तरीके से ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ना ही तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोवेलेंट में हल्का सा इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, या आयनिक बोल लो, और आयनिक में हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर हमने एक कैटायन और एक एनायन को रख दिया, तो कैटायन छोटा सा होता है ना, कहीं ना कहीं एटम कैटायन जो होता है वो छोटा होता है साइज में, तो वो अगर एनायन के पास गया तो एनायन को खींचने लगता है, तुरंत क्या करता है, खींचने लगता है अपनी तरफ, एंड इसकी वजह से जो हमारा एनायन होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये कैटायन था, ये एनायन था, ठीक है। एनायन ने क्या किया, कैटायन को अपनी तरफ खींचा, तो जिसका स्ट्रक्चर ऐसे है वो कुछ ऐसे हो गया, ऐसे इसकी तरफ आ गया, तो यहां पे ये जो होता है फजान्स रूल कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी होगी, है ना, पोलराइजिंग पावर होगी। एनायन जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो इस पोलराइजेशन के थ्रू जो बातें होती हैं वो अपना फजान्स रूल में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरीज आई इसके बेसिस पे, है ना, डिफरेंट थ्योरीज आई, जैसे कि सबसे पहले कॉजल लुईस थ्योरी आपने पढ़ ली, देन उसके बाद ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी क्या कहता है, आउटर मोस्ट शेल में अगर एक क्यूब रख दो तो उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। सिमिलरली एक एटम में 8 कॉर्नर्स होते हैं, जिसमें अगर वो फुल है ऑफ कोर्स तो वो स्टेबल हो जाता है, एंड अगर वो फुल नहीं है तो वो स्टेबल होने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ऑक्टेट रूल आया, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल अगर फॉलो हो रहा है तो वो स्टेबल है, ठीक है। देन आती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या जिसे आप बोलते हो वीबीटी। वीबीटी किससे डील करता है, ये डील करता है ओवरलैपिंग से,
ठीक है। तो अगर कभी भी एक एस, और देखो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड इज डबल या ट्रिपल बॉन्ड, पहला बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई कैसे बन रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। तो एस बेसिकली एस ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड यू कैन से हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो अगर एस और एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही है तो उसे आप बोलते हो सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग हो रही है। अगर एक एस दूसरे पी से ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसे आप बोलते हो सिग्मा एस पी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर एक पी दूसरे पी से ओवरलैप कर रहा है तो पी और पी आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एस और पी, पी और पी, एस और एस, ये तीनों के तीनों यहां पे क्या हो गए? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये पाई बॉन्ड में केवल और केवल साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो पाई पी और पी के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग से डील करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रही हैं, तो वो हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए वर्ड यूज होता है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग, ठीक है। दो ऑर्बिटल्स किस तरीके से इंटरमिक्स कर रही हैं, ठीक है। एक एस और एक पी मिलके एक डीजेनरेटेड न्यू ऑर्बिटल बना रही है जिसे आप एसपी का नाम दे रहे हो। एक एस एक पी जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, अगर हमने इसको इंटरमिक्स कर दिया, तोड़ के जोड़ के वापस से रख दिया, तो सिमिलर एनर्जी की हमें ऑर्बिटल मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा एस और पी ऑर्बिटल, यानी कि एसपी ऑर्बिटल बन गया। दो एसपी ऑर्बिटल बन गई। एक एस और दो पी आपस में मिला तो sp2 ऑर्बिटल बनी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनी, यू कैन से। एक एस और तीन पी मिल गए, sp3 सेम एनर्जी की sp3 बन गई, ठीक है। एक एस और तीन पी मिल गए, एक एस और तीन पी मिल गए, तो चार ऑर्बिटल बन गई सेम एनर्जी की sp3 एंड sp3। तो इसे आप बोलते हो कि ये है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहां पे आपको ज्योमेट्री भी पता चलती है, ठीक है। जैसे अगर sp है तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होता है, sp3 एंड सो ऑन। तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन की तीन हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, sp, sp2, sp3। मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया था, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास VSEPR थ्योरी, विच इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये थ्योरी बोलती है कि उसे सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो बातें होंगी वो आपको VSEPR में पता चलती है। VSEPR की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसने ज्योमेट्री के साथ साथ शेप भी बताया, ठीक है। ज्योमेट्री के साथ साथ शेप भी बताया। शेप कैसे बताते हैं और शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है? अगर कभी मैं बोलूं लोन पेयर को हटा दो तो जो बन के आ रहा है वो शेप हुआ, एंड अगर लोन पेयर को इंक्लूड कर रहे हो तो जो बन के आ रहा है वो उसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे। इन्होंने बोला कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन के बेसिस पे समझना, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, देन उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, एंड देन उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। तो इसके बेसिस पे आप शेप निकाल सकते हो। लास्ट में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ नहीं रही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गई। एटम्स की ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करती हैं, तो हमने बोला कि वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी तो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं जो कि मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल कहलाती है। तो इसे आप बोलते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पे यू कैन से डिपेंड करता है। इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। दो ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन कर रही है, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है ना। दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, तो नीचे एरो गया हुआ है, नीचे लाइन गई हुई है, यहाँ पे बॉन्डिंग और यहाँ पे बॉन्डिंग, तो नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग आप शो कर सकते हो इस तरीके से। लास्ट में आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट दोनों से वीक बॉन्ड होता है ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपने लगा दिया है, बेसिकली हाइड्रोजन को जब आपने बॉन्ड किया किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि मैम जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तीनों एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये भी दो टाइप से हो सकता है। अगर आपको ये चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, अगर विद इन द मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो उसे क्या कहते हैं, एंड अगर डिफरेंट दो मॉलिक्यूल के बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी तो उसे क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन। एंड अगर और डिटेल में देखना है, एज आई सेड, कंसिडर जरूर कर लेना लॉन्ग वाले वन शॉट को। बाय बाय।